तो हेलो फ्रेंड्स, आज ये 60 डेज चैलेंज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेट सीएसआई या नेट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले 6 क्वेश्चन जिसमें रियल एनालिसिस के होंगे, 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और 2 अप्लाइड के, जिसमें अप्लाइड में आज का जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टार्ट करते हैं 60 डेज चैलेंज का डे नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन जैसा आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि हमें ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे और कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे। तो पहले सेट में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ए के पास कितने एलिमेंट गिवन है, 1 2 3 गिवन है, और बी सेट के पास जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5। पहले ऑप्शन में ये पूछा है कि ए से लेके बी तक मान लो आपके पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। यहां से यहां तक एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, बी सेट के पास कितने एलिमेंट है 5, ए सेट के पास कितने एलिमेंट है 3। सिंपल फॉर्मूला होता है कि बी सेट के एलिमेंट पे ए सेट के एलिमेंट का पावर लिख दो। ए सेट के पास कितने एलिमेंट है 3, बी सेट के पास कितने एलिमेंट है 5, तो 5:3 और 5:3 का आंसर आ जाएगा 125। तो पहले ऑप्शन में है 125, सेकेंड ऑप्शन है 243, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड पूछा है कि वन वन फंक्शन कितने होंगे। तो वन वन फंक्शन का 3 केसेस होते हैं। अगर सपोज जो पहले सेट की वैल्यू, सपोज इसके एलिमेंट n है और इसके एलिमेंट n है, तो केस नंबर 1 जब n की वैल्यू ग्रेटर देन m होगी तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो ग्रेटर देन तो है नहीं, मीन्स इसके नंबर और इसके वन वन फंक्शन एग्जिस्ट होंगे। केस नंबर सेकेंड होता है जब n की वैल्यू m के इक्वल होती है, मीन्स दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनते हैं, ये सब वन वन फंक्शन के फॉर्मूले। तो टोटल नंबर ऑफ जो वन वन फंक्शन होते हैं वो होते हैं n के फैक्टोरियल, क्योंकि n तो m के इक्वल है, तो n का फैक्टोरियल या फिर m का फैक्टोरियल। केस नंबर थर्ड जो कि हमारा एग्जांपल है कि n के वैल्यू जब लेस देन m होगी तो इसका जो आंसर आता है वो होता है npm। अब npm मतलब परम्यूटेशन, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, इसका आंसर होता है mpn। तो m की वैल्यू गिवन है 5, n की वैल्यू गिवन है 3। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 ये राइट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 2 और 4 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 243 दिया जो कि रॉन्ग है, और सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना गिवन है 120 जो कि रॉन्ग है। तो हमारा 1 और थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप कितने होंगे। हमारे पास गिवन है एक सेट है E और एक सेट है B। बोला है कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप कितने होंगे। सर्जेक्टिव मैप को ऑन्टू मैप भी बोलते हैं। जब हमारे A सेट के पास कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट है और B सेट के पास 3 एलिमेंट है। एक चीज हमेशा याद रखना है, वन वन फंक्शन के लिए हमारा डोमेन सेट छोटा होना चाहिए, कोड और ऑन्टू के लिए हमारा को डोमेन सेट छोटा होना चाहिए। तो यहां पे बात हो रही है ऑन्टू फंक्शन की, तो ये बड़ा होना चाहिए और ये वाला छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑन्टू फंक्शन एग्जिस्ट होगा। और अगर सपोज इसमें भी 3 केस होते हैं। अगर सपोज ए सेट की जो कार्डिनलिटी है, मतलब ए के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर वो लेस देन बी होगा, मीन्स
ये तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। मीन्स कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होगा। जैसे कि 1 1 के लिए अगर एक की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन बी है तो वहां पे 1 1 फंक्शन नहीं होता। ठीक इसी तरीके से अगर बी सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे अगर वो ग्रेटर देन है तो यहां पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे। तो एक चीज याद रखना हमेशा के लिए, ए सेट अगर छोटा तो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट होगा, बी सेट छोटा या इक्वल होंगे तो भी चलेगा। अगर ए सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर वो कम या इक्वल होंगे तो 1 1 एग्जिस्ट होगा। बी सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए से या तो इक्वल हो या तो कम हो तो ऑन टू होंगे। तो यहां पे 4 और 3 तो छोटा है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तो एग्जिस्ट होंगे। केस नंबर सेकेंड, अगर सपोज कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी की सेम होगी तो इसके पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फिर से कितने बन जाते हैं, n फैक्टोरियल। मीन्स अगर दोनों की कार्डिनलिटी n होगी। बट ये हमारा केस नंबर थर्ड है, यहां पे जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो ग्रेटर है कार्डिनलिटी ऑफ बी से, मीन्स ये छोटा हो गया। तो यहां पे जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होते हैं उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो इसको रब करके इसको नोट कर दो, इसे रब करके इसका फॉर्मूला लिखता हूं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं अगर बी सेट छोटा और ए सेट बड़ा। तो जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है समेशन। इन जनरल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसकी कार्डिनलिटी n है और इसकी कार्डिनलिटी m है और n की वैल्यू ग्रेटर देन m है तो r की वैल्यू 0 to m, जिसमें m क्या होगा, कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां पे mcr माइनस 1 रेस टू m माइनस r और यहां से r रेस टू n। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो हियर हमारे पास n की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके m तक, यानी कि 0 नहीं, यहां पे 1। तो ये वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, m, यानी कि 3। अब इसको ब्रेक कर देंगे तो जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा हमारे पास, यहां पे 1 पुट करेंगे और r के प्लस पे 3, तो ये हो जाएगा 3c1 माइनस 1 रेस टू 3 माइनस 1 और यहां पे 1 रेस टू 4। ठीक इसी तरीके से यहां पे ये हो जाएगा 3c2, यहां पे इसको यहां पे, ठीक है। तो 3c2 माइनस 1 रेस टू 3 माइनस 2 और 1 रेस टू 2 रेस टू 4 और लास्ट में प्लस 3c3 माइनस 1 रेस टू 3 माइनस 3 और यहां पे 3 रेस टू 4। 3c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और ये 3 माइनस 1 इवन पावर है, तो इवन पावर ये तो सिर्फ साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस, इसके साइन माइनस और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा प्लस। और 1 का कितना ही पावर दो आंसर 1, यहां से 3c2 की वैल्यू फिर से 3 आ जाएगी और साइन किसका हो जाएगा माइनस का, 2 रेस टू 4 हो जाएगा 16 और यहां से 3c3 कितना होता है 1, ये फिर से माइनस 1 रेस टू 0 मीन्स 1 और 3 रेस टू 4 कितना हो जाएगा प्लस 81 प्लस 3 84 और 84 माइनस 48 हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो ऑप्शन गिवन है हमारे पास 36, 64, 69, 81। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक फंक्शन डिफाइन किया है। पहले इसको सिंबल दिया है कि z का मतलब इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स
और एक नोटेशन दिया है कि z ग्रेटर देन, कि z की वैल्यू यहां पे ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट z डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स, कि z डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स, z0 डिनोट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स 0 से लेके 0, 1, 2, 3। अब एक फंक्शन डिफाइन किया है z ग्रेटर देन 0 इंटू जेड से लेके z तक इस तरीके से कि कि यहां से f ऑफ mn की वैल्यू लेंगे, तो यहां पे हमारे पास जो आंसर हमारे पास जो इसको डिफाइन किया है, उसको डिफाइन किया 2m 2n+1। सॉरी यहां पे लिखा नहीं है, तो इस तरीके से हमारे फंक्शन को डिफाइन किया कि 2m 2n+1। और ऑप्शन में ये पूछा है कि हमारा फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, या दोनों है, या फिर दोनों नहीं। तो अब ये चेक कैसे करते हैं? पहला 1 1 के लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो f ऑफ mn की वैल्यू, सपोज दो फंक्शनल वैल्यू सेम है, मीन सपोज यहां पे f ऑफ mn और यहां पे f ऑफ a भी ले लेंगे, तो mn की वैल्यू, ये जो ऑर्डर पेयर है वो सेम होना चाहिए। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m 2n+1 इज इक्वल टू यहां से 2a 2b+1। अब इसको यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2m a 2n+1 इज इक्वल टू 2b+1। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और यहां पे कुछ नहीं है, अगर यहां पे कुछ नहीं तो यहां पे मैं 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 की वैल्यू 1 होती है। अगर पावर को कंपेयर करेंगे तो m - a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0। तो देयरफॉर यहां से हमें मिल गई m की वैल्यू a। अब इस ऑर्डर पेयर को इक्वल बताना है। ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? जब उनके दोनों एलिमेंट सेम होंगे। m तो a के इक्वल हो गया, अब प्रूव करना है कि n की वैल्यू b के इक्वल होगी। तो मीन्स इसको कंपेयर करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए, मीन्स 2n+1 इज इक्वल टू 2b+1। तो 1 से 1 कैंसल, फिर 2 से 2 कैंसल, n की वैल्यू आ जाएगी b के इक्वल। मीन्स ये जो फंक्शन डिफाइन किया है ये 1 1 फंक्शन है। मीन्स इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 1 है। तो चार ऑप्शन है कि ऑन टू सब्जेक्टिव, लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 है। और आखिरी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि न तो 1 1 होगा, ना तो ऑन टू। अब ऑप्शन बच रहे हमारे पास बी और सी। अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ट्रू हो जाएगा? सी। लेकिन अगर ऑन टू नहीं है तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी। अब ध्यान देना, ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं कि जेड के सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज होना चाहिए। ऑन टू का डेफिनेशन क्या होता है कि जो कोडोमेन के सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। अब ध्यान दो, z तो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इसके पास 0 एलिमेंट है, मीन्स इसके पास प्री इमेज होना चाहिए। मीन्स 2m 2n+1 इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होनी चाहिए। बट ध्यान दो, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो मजबूरी है कि 2n+1 0 होगा। इसका मतलब 2n+1 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू -1/2 आ रही है। बट n क्या है? n तो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, बट ये नंबर कौन सा आ गया? रैशनल। अगर यहाँ पे रैशनल होता तब तो ऑन टू फंक्शन होता, लेकिन इंटीजर्स के लिए ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा और बी बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो सेट गिवन है। पहले सेट में वो सारे एलिमेंट है, ए सेट को डिफाइन किया है इस तरीके से कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और उन सारे एलिमेंट का स्क्वायर ले लेना है। बी हमारे पास दिया है x³ और ये भी सारे एलिमेंट इसके बीच में आ रहे हैं, x और x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है।
अब ये पूछा है कि ए और बी के बीच में क्या 1-1 फंक्शन होगा, क्या ऑन टू फंक्शन होगी, या दोनों फंक्शन एग्जिस्ट होंगे, या फिर दोनों ही फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे। एक चीज याद रखना है, किसी भी फंक्शन में 1-1 कब होता है, जब पहला सेट, तो मान लीजिए 2 सेट है, ठीक है, ये सेट है ए और ये सेट बी। 1-1 के लिए कंडीशन क्या है कि ये छोटा होना चाहिए, बी के लिए क्या है, ये छोटा होना चाहिए, और बाइजेक्टिव 1-1 ऑन टू के लिए दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब ध्यान से सुनना, 3 तरीके के हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है फाइनाइट सेट। थोड़ा अगर हम कार्डिनलिटी के बारे में स्टडी करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में 2 होते हैं, एक होता है हमारे पास काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 2 सेट आ जाते हैं। काउंटेबल में अगर हम देखें तो काउंटेबल में 2 आ जाता है। काउंटेबल में एक तो फाइनाइट सेट और एक होता है डेन्यूमेरेबल सेट। डेन्यूमेरेबल सेट मीन्स जिसके हर एक एलिमेंट को नंबरिंग दे सकते, भले वो खत्म नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, लेकिन उसके हर एक एलिमेंट को नंबरिंग दे सकते हैं। तो 1-1 ऑन टू कब होगा, जब दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे, मीन्स दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अगर फाइनाइट सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कब होते हैं, जब वो सेट इक्वल हो जाएगा। बट डेन्यूमेरेबल सेट में ऐसा नहीं होता है, मीन जिसकी कार्डिनलिटी अगर n है, n अलीफ नॉट बोलते इसको, मीन ये जैसे कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हो गई, रैशनल नंबर की कार्डिनलिटी हो गई, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए, या फिर नेचुरल नंबर के सबसेट जैसे कि प्राइम नंबर, ये सारे की कार्डिनलिटी जो होती है, या फिर जैसे कि अलजेब्राइक नंबर, तो ये सारे ऐसे सेट है जिनकी कार्डिनलिटी क्या होती है, अलीफ नॉट होता है। और काउंटेबल में हमारे पास सबसे छोटा अनकाउंटेबल सेट होता है रियल नंबर, जिसकी कार्डिनलिटी सी होती है। इसके अलावा इरेशनल नंबर, जिसकी कार्डिनलिटी भी सी होती है। और इसके बाद इनके पावर जैसे 2c, फिर 2c, इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और ये सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे से छोटे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कार्डिनलिटी ये होती है, इसके बाद नेक्स्ट कार्डिनलिटी ये, इस तरीके से चलते रहता है। मीन जितने भी आर के साथ इक्विवेलेंट होंगे उन सारे की कार्डिनलिटी सेम होगी। और हमारे पास एक रिजल्ट है कि जितने भी इंटरवल्स होते हैं, 2 इंटरवल्स को छोड़ के, हमारे पास रियल नंबर के अंदर टोटल 11 इंटरवल्स हैं। अब 11 इंटरवल्स कैसे, जैसे कि ए बी, एक साइड से ओपन, दूसरे साइड से क्लोज, दोनों साइड से ओपन, इस तरीके के हमारे पास 11 इंटरवल्स होते हैं, जिसमें से 2 हमारे पास से फाइनाइट होते हैं, जैसे कि एक तो एम्प्टी सेट और एक सिंगलटन। उसके अलावा जितने भी 9 इंटरवल्स हैं वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं, कोई भी इंटरवल्स हो, और उनकी कार्डिनलिटी सी होती है। अब जब उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी तो उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, मीन्स उसमें 1-1 और ऑन टू। अगर इस सेट को ध्यान से देखिए तो ए सेट के पास सारे एलिमेंट होंगे जो कि 0 और 1 के बीच में है। ये तो एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, बट इंटरवल है तो अब ये ना तो एम्प्टी सेट है ना ही सिंगलटन सेट है, तो दोनों क्या हो गए, अनकाउंटेबल, जिनकी कार्डिनलिटी कितनी है, सी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्विवेलेंट, यानी कि दोनों के बीच में 1-1 ऑन टू दोनों होगा। और यहां पे कुछ नहीं है बल्कि उन सारे एलिमेंट का स्क्वायर ले लिया है। जैसे 1, 2, 3 नंबर है, अब उनका स्क्वायर भी ले लूं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, मीन्स ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में भी कार्डिनलिटी इसकी भी सी, इसके भी सी, और दोनों की कार्डिनलिटी सेम, तो दोनों के बीच में 1-1 ऑन टू दोनों होंगे। तो हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि दोनों के बीच में 1-1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट होंगे। तो ये हमारा फोर्थ हो गया।
अब फिफ्थ क्वेश्चन से पहले हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम थोड़ा पावर सेट के बारे में। क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और वो फंक्शन 1 1 है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, जब भी कोई फंक्शन 1 1 दिया है, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 दिया है तो आपको एक चीज याद रखना है, ये सेट हमेशा छोटा, ये दिमाग में हमेशा बैठा होगा। ए सेट की कार्डिनेटी हमेशा छोटा हो जाए। ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए, तो ए की कार्डिनेटी हमेशा बी की कार्डिनेटी से छोटी होगी। क्वेश्चन क्या है कि मान लो ए कोई भी सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया होगा। मान लो ए और बी है, ए और बी, इन दोनों के बीच में एक 1 1 फंक्शन डिफाइन किए। अब जैसे 1 1 फंक्शन माइंड में आ गया, समझ जाना है कि ए की कार्डिनेटी यानी कि ए छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। अब 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि बी अगर फाइनाइट होगा। अब ध्यान सुना, ये अगर फाइनाइट हो गई मीन्स बी हमारे पास फाइनाइट सेट है, तो ए सेट क्या होगा, ये बड़ा सेट है तो ये छोटा सेट हो जाएगा। मीन्स इसके पास अब एक ही ऑप्शन है कि ये सेट क्या हो सकता है, सिर्फ फाइनाइट हो सकता है, और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। और क्वेश्चन में दिया है कि हमारा ए क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो मीन्स पहला ऑप्शन राइट। सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहा है कि अगर ए इनफाइनाइट है, मीन्स छोटा सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर छोटा सेट इनफाइनाइट है तो बड़े सेट के पास ऑप्शन क्या होगा, ये भी सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। और क्वेश्चन में यही बोला है कि बी इनफाइनाइट, मीन्स हमारा ऑप्शन सेकेंड भी राइट। ठीक इसी तरीके से सी में क्या बोला है कि अगर बी काउंटेबल है। अब ध्यान सुनना, अगर ये काउंटेबल है तो ये बड़ा सेट है, तो इसके पास ऑप्शन क्या होंगे, या तो ये फाइनाइट सेट होगा या तो मीन्स ये भी काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन में यही बोला है कि ए क्या होगा, काउंटेबल, मीन्स ये भी राइट। और डी ऑप्शन में बोला है कि अगर ए अनकाउंटेबल है, मीन्स छोटा सेट अनकाउंटेबल, ये चारों ऑप्शन राइट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के चारों ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पावर सेट के बारे में कुछ बताया कि ए अगर कोई भी सेट है, जैसे मान लो ए कोई भी सेट दिया है और पी ऑफ ए उसका पावर सेट है। ए एक सेट है और पी ए इज अ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट है कि मीन्स इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के सबसेट है। अब उसमें 4 ऑप्शन दिया है कि क्या पी ऑफ ए कभी भी एम्प्टी सेट हो सकता है फॉर सम ए। क्या कोई ऐसी एक सेट है जिसके लिए पावर सेट एम्प्टी होगा। तो एक काम करते हैं, जैसे एक सेट को मैं ले लेता हूं एम्प्टी, सबसे छोटा सेट क्या होगा, ए सेट एम्प्टी। तो हम इसके लिए चेक करते हैं कि क्या इसका पावर सेट एम्प्टी होगा। तो मान लो अगर ए सेट के पास एम्प्टी एलिमेंट है, एम्प्टी मीन्स कुछ नहीं बल्कि ये खाली बॉक्स है जिसके अंदर अब कुछ नहीं। तो पावर सेट के अंदर अब ये एक खाली डब्बा है, तो इस पावर सेट के अंदर ये जो एम्प्टी सेट है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पावर सेट के अंदर वो तो 1 हो जाएगा। मीन्स ए सेट एम्प्टी थे, तो एम्प्टी को ये समझना ये खाली बॉक्स है, मीन्स एम्प्टी बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं। बट जब पावर सेट लेंगे तो पावर सेट की एक खाली बॉक्स के अंदर अब एक खाली बॉक्स रखेंगे, मीन्स अब उसके अंदर एक एलिमेंट है और वो ये एम्प्टी बॉक्स हो जाएगा। मीन्स इसके पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1। मीन्स एम्प्टी सेट के लिए भी पावर सेट एम्प्टी नहीं हो रहा है, मीन्स पावर सेट कभी भी किसी भी ए के लिए एम्प्टी नहीं हो सकता। मीन्स पहला ऑप्शन रॉन्ग है कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, तो ये हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन ये है कि फाइनाइट सेट क्या, पावर सेट किसी सेट के लिए फाइनाइट हो सकता है। हाँ, तो किसी भी सेट की कार्डिनेटी
अगर सपोज n है तो जो पावर सेट की कार्डिनेटी हमेशा 2n, तो अगर ये फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया कि क्या कोई ऐसी सेट है फॉर सम ए, तो हाँ ये अगर हम फाइनाइट सेट लेंगे तो उसका पावर सेट की कार्डिनेटी क्या हो जाएगी, फाइनाइट, तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया। थर्ड ऑप्शन में ये कह रहा है कि पी ऑफ ए क्या काउंटेबल होगा, हाँ तो फाइनाइट सेट को काउंटेबल बोलते हैं। तो अगर हम लोग फाइनाइट सेट लेंगे तो उसकी कार्डिनेटी भी, उसके पावर सेट की कार्डिनेटी भी क्या हो जाएगी, फाइनाइट, और फाइनाइट क्या होता है, काउंटेबल। हमारा सी ऑप्शन भी राइट हो गया। क्या पी ऑफ ए अनकाउंटेबल हो सकता है, हाँ तो जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर ले लेंगे तो नेचुरल नंबर की कार्डिनेटी क्या होती है, अलिफ नॉट। तो अगर इसका पावर सेट ले लेंगे तो पावर सेट की जो कार्डिनेटी होती है वो 2 अलिफ नॉट, और 2 अलिफ नॉट क्या होता है, सी, और सी कुछ और नहीं बल्कि अनकाउंटेबल है। या फिर अगर हम रियल नंबर की कार्डिनेटी ले लेंगे तो उसका पावर सेट भी फिर से अनकाउंटेबल होगा। मीन्स पावर सेट अनकाउंटेबल हो सकता है। मीन्स हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी सी डी ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे रियल नंबर की, रियल एनालिसिस के 6 क्वेश्चन। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो क्वेश्चन आपके सामने और दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसके फंक्शन चेंज कर दिए। तो इसमें एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर f एनालिटिक है, f इज एनालिटिक, देन जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ z u प्लस iv है, तो u और v दोनों क्या होने चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन के एनालिटिक के लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन। और हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि u x x प्लस u y y इज इक्वल टू 0, ऐसे सेम v x x प्लस v y y इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट का यूज करके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया है f, और उसका इमेजिनरी पार्ट गिवन है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में वो दिया है कितना, 3xy²। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसका हार्मोनिक तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन। मीन्स लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स इस ये जो भी रिजल्ट है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चेक करते क्या इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये 3x एक बार लेंगे तो ये x का 1 हो जाएगा, बट सेकेंड टाइम 0। ऐसे y से करेंगे तो ये 3x तो कांस्टेंट है, y² का 2y और फिर लास्ट में 2, मीन्स हमारे पास आंसर आ रहा है 6x। बट 6x 0 नहीं होगा, तो देयरफॉर ऐसा कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, मतलब ऐसी कोई चॉइस नहीं होगी यू की जिसके लिए f जो हमने डिफाइन किया है इस तरीके से ये फंक्शन हमारा क्या हो जाए, एनालिटिक। एनालिटिक मीन्स 7 और ऑप्शन सेम है, ना तो 7th में ना ही 8th में ऐसा कोई चॉइस नहीं होगा। फर्स्ट में u के लिए कोई चॉइस नहीं होगी, सेम इसी तरीके से 8 में v के लिए ऐसे कोई चॉइस नहीं जिसके लिए फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा। तो ये था आज का रिजल्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 7 क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब आखिरी 2 क्वेश्चन देखते हैं जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पीडीई में एक रिजल्ट याद रखना, सिंपल सा रिजल्ट है। जैसे अगर एक फंक्शन दिया है कैपिटल R स्मॉल r s s t t प्लस यहाँ पे x y z t q, जिसमें यहाँ पे जो ये r है इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर डेल z बाय डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे s है डेल स्क्वायर डेल z बाय डेल x इंटू डेल y, और यहाँ पे t जो है वो डेल स्क्वायर डेल y स्क्वायर, और जो p है
वो डेल एक्स बाय डेल वाई, और जो क्यू है वो हो जाएगा हमारा डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये आर एस टी पी क्यू। अगर इस तरीके का हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो इस इक्वेशन की ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसको देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि वो एलिप्टिक होगा या हाइपरबोलिक होगा या पैराबोलिक होगा। तो सिंपल सा रिजल्ट है, अगर इस तरीके का फंक्शन है, सिर्फ एक हमें ये चेक करना है डेल। अब डेल क्या होता है? एस स्क्वायर माइनस 4RT। केस नंबर 1, अगर ये वैल्यू एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हम बोलेंगे ये हमारा हाइपरबोलिक है। ठीक है, ये हाइपरबोलिक होगा। केस नंबर 2, अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ये लेस देन 0 होगा तो हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा? एलिप्टिक पीडी। और लास्ट में केस नंबर 3, अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये हमेशा पैराबोलिक होगा। तो ये सिंपल सा रिजल्ट याद रखना है। इस रिजल्ट का यूज करके नेट में हर साल एक क्वेश्चन आते हैं 4.75 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए। तो सिंपल एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो ये रिजल्ट याद। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि u वाई वाई माइनस वाई इंटू यू एक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब u इज इक्वल टू 0। अब इसे पूछा है कि एलिप्टिक होगा हर एक एक्स वाई के लिए या पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा हर एक एक्स वाई के लिए। फिर बोला है एलिप्टिक होगा जब x की वैल्यू रियल नंबर होगी कोई भी और y की वैल्यू लेस देन 0। और लास्ट ऑप्शन है कि हाइपरबोलिक होगा हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक x जो कि रियल नंबर को बिलोंग करेगा और y की वैल्यू लेस देन। तो ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो जो xx होता है, जो xx का कोएफिशिएंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? r मीन्स यहां से अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो r की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई। u वाई वाई के साथ जो होता है उसे हम लोग t बोलते हैं, मीन्स 1। और s का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि x को क्या s क्या होता है हमारा u x y। तो यहाँ पे हो गया s0, इसमें पुट कर देंगे तो ये s स्क्वायर माइनस 4RT, s तो 0 है, माइनस 4 r के प्लेस पे आ जाएगा माइनस वाई, t के प्लेस पे 1, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा सिंपल 4y। तो y की वैल्यू अब 4 तो 4y इज इक्वल टू 0, मीन्स यहां से y इज इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो पैराबोलिक, ठीक इसी तरीके से ग्रेटर देन 0 के लिए हाइपरबोलिक और लेस देन 0 के लिए एलिप्टिक। तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए वो एलिप्टिक नहीं है। एलिप्टिक कब होगा? जब लेस देन 0 होगा। जो हमारा ऑप्शन क्या है? थर्ड, क्योंकि x पे तो कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किस पे आ रही है? 4 पे, मीन्स हर एक x जो कि रियल नंबर को बिलोंग करेगा लेकिन y की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 कर सकते हैं और 11। एग्जाम्पल नंबर 10 और 11। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमारे पास गिवन है x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, और 11th में गिवन है u एक्स एक्स प्लस x इंटू u वाई वाई इज इक्वल टू 0। एक बार रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे ये हमारा r है, r की वैल्यू x, ये t है, t की वैल्यू हो जाएगी y। ऐसे यहां से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू है 1 और t की वैल्यू है x, और s यहाँ पे भी 0 है, s की वैल्यू यहाँ पे भी 0। अब इसमें पुट कर देंगे s स्क्वायर माइनस 4RT, s स्क्वायर माइनस
4RT जब यहां पुट करेंगे तो s की वैल्यू तो 0, -4 r के प्लेस पे x और t के प्लेस पे y। अब ध्यान सुनो, -4 ये निगेटिव वैल्यू है, तो मीन्स अब ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव है तो इसकी वैल्यू अगर निगेटिव तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव, और निगेटिव के लिए हमारा कंडीशन क्या था कि टोटल की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो वो एलिप्टिक होगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा कि एक्स वाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो एलिप्टिक, और x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 0 तो हाइपरबोलिक। तो ये माइनस की वजह से ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अब ऑप्शन में बोला है फर्स्ट कि हाइपरबोलिक होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0। अब हाइपरबोलिक के लिए लेस देन बोल रहा है, मीन्स एक वैल्यू तो निगेटिव होगी और एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इसमें यही बोला है कि एक x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव, मीन्स हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एलिप्टिक बोला है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0, मीन्स प्रोडक्ट निगेटिव होगा, लेकिन एलिप्टिक कब होगा जब दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मीन्स ऐसे सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड फोर्थ ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसे यहां भी कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला यहां पुट करके। तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किए थे रियल एनालिसिस के 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, और 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि एक कुछ सिंपल रिजल्ट के बेस पे थे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।